गुड मॉर्निंग ऑल। ऑनलाइन वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका जिसको अपन ने कहा था इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में वितरण और वो वितरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो देखिए, इसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। अब अपन को पता है कि मान लीजिए कोई परमाणु है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के कारण आकर्षित होते हैं, लेकिन आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिकर्षित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं सोडियम ले लेती हूँ और सोडियम में ये हो गया 1s, ये हो गया 2s एंड 2p एंड ये हो गया 3s। क्लियर। और सबसे बाहर अंदर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 8 और बाहर ये 3s, ये है 2s एंड 2p और ये बोलो कौन है? 1s। क्लियर। अब 3s वाला जो सबसे बाहरी कोश होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? संयोजी कोश। क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपन बोलते हैं संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए, मैं ये बोल रही हूं कि मान लीजिए कोई परमाणु जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उस पे इस नाभिक का तो कौन सा वाला बल लगता है? आकर्षण बल। नाभिक इसको अपनी ओर आकर्षित करता है और ये बल लगता है आकर्षण बल। लेकिन ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इन पे आवेश सेम होने के कारण ये इन इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और जब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा सा बोलो क्या हो जाएगा? दूर। और नाभिक से दूर हो जाएगा तो जितना इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल लगना चाहिए था उतना नहीं लग पाता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों ने इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाया। इसीलिए संयोजी कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक का कितना आकर्षण बल महसूस करेगा उसी को अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्लियर। एक बार दोबारा सुन लें कि ये जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है, नाभिकीय आवेश के कारण तो नाभिक इसको आकर्षित करता है, लेकिन आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन वास्तविक नाभिकीय आवेश की तुलना में कुछ कम आकर्षण महसूस करते हैं और यही क्या कहलाता है? इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इस प्रभावी नाभिकीय आवेश को देखो अपन डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे जेड इफेक्टिव है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक। क्लियर। जैसे मैंने अगर सोडियम लिया है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। अगर मान लीजिए मैंने लिथियम लिया है तो 3। क्लियर। और यहाँ पे एस जो है इसको देखो बोलते हैं आवरण स्थिरांक। क्लियर। अब देखिए, अपन को फॉर्मूला में परमाणु क्रमांक पता है। किसी तरीके से अगर अपन आवरण स्थिरांक कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपन किसको निकाल लेंगे? जेड इफेक्टिव को। अब इस आवरण स्थिरांक की गणना के लिए देखिए स्लेटर ने एक नियम दिया, वो देख लेते हैं अपन। देखिए, इस नियम के अनुसार परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों का निम्न प्रकार से समूह बना लेते हैं जो नाभिक की ओर से प्रारंभ होता है। देखिए कैसे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। क्लियर। अब देखिए, आपको इनके समूह कैसे बनाएंगे? ये हो गया 1s का समूह, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और तो s एंड p का एक साथ समूह बनेगा। 3s एंड 3p का एक समूह, d का
अलग बनेगा, ध्यान रखेंगे। 4s एंड 4p का एक समूह, एक बनेगा d का और एक बनेगा f का। क्लियर? दोबारा सुन लें आप लोग। स्टार्टिंग की है मैंने 1s एक समूह बन गया, 2s एंड p का एक बनेगा, एक किसका बनेगा, d का अलग से बनेगा और f का भी अलग से बनेगा। तो आप देख रहे हो कितने समूह बना लिए मैंने। ये 1s का हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p, s और p का एक बनेगा, एक d का बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी s और p का एक बनेगा, एक d का बनेगा और एक किसका बनेगा बोलो, f का बनेगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको समूह बनाने हैं। अब देखिए जब आपके समूह बन जाएंगे तो फिर अपन को कैलकुलेट करना है कि कैसे करेंगे। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं बता रही हूँ से S एंड P के लिए, क्योंकि इसका समूह अपन ने एक साथ बनाया है। तो अगर आपको S या P कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहली बात देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में है तो उसका योगदान होगा 0.30, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगर सेम S या P में है, अभी मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए योगदान होगा 0.35। 1s का तो हमेशा ध्यान रखेंगे 0.30। अब मैं बोल रही हूँ यदि सेम S या P में है तो उसका योगदान होगा 0.35। यदि उससे अंदर वाले n-1 S या P में है तो उसके लिए योगदान होगा 0.85, और भीतर के जितने भी कक्षक होंगे n-2, n-3 एंड सो ऑन, उनके लिए योगदान होगा 1 का। तो आप लोग ये वैल्यूज ध्यान में रखेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। क्लियर? ये तो बात हुई S और P की। अगर मान लीजिए D या F में है, दोनों के ग्रुप अलग अलग बने हैं, D में है या F में है, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। सेम अगर उसी कोर्स में है, उसी D या F में है, तो उसके लिए योगदान होगा 0.35 का, ये लिख रखा मैंने, सेम S या P में। तो ऐसे ही सेम D या F में है तो योगदान होगा, और उसके अंदर के जो भी कोर्स होंगे n-1, n-2 एंड सो ऑन, उनका योगदान होगा 1, ध्यान रखेंगे उनका योगदान। तो बीच वाली टर्म यहाँ से गायब हो गई। अपन ने कहा था, दोबारा देख लें एक बार, यदि S और P है तो 1s में है तो 0.30 आपको ध्यान में रखना है, सेम S या P में है तो 0.35 होगा, उससे अंदर वाले कक्षक के लिए 0.85 होगा, और n-2 उससे भी भीतर वाले जितने भी कक्षक होंगे उनका योगदान कितना होगा, 1। ठीक है। D एंड F के लिए देखें, अगर सेम D या F में है तो 0.35 होगा, और उससे भीतर वाले सभी के लिए कितना होगा, 1। यहाँ पे बीच वाली टर्म गायब हो जाती है। और एक और देखिए, वो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान 0.05 होता है। क्लियर? ध्यान में रख लेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में, और उसके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है 0.05 होता है। क्लियर? अब देखिए अपन कैसे निकालेंगे। ये वैल्यूज आप लोग ध्यान में रख लें, मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता देती हूँ। देखिए देखिए अब मैं नाइट्रोजन ले लेती हूँ। देखिए नाइट्रोजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें इसका 1s2 2s2 2p 7 होता है ना, 3। क्लियर? इसके लिए मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। चलो ग्रुप बना लो। सबसे पहले किसका बनेगा, 1s, देन किसका बनेगा, 2s एंड 2p। क्लियर? अब मुझे p वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ये वाला सबसे बाहर वाला संयोजी कोष बोलो क्या हो गया, n, और ये बोलो क्या हो गया, n-1। क्लियर? अब देखिए इसके लिए सेम अगर ग्रुप उसमें है, कक्षक में है, S या P में, तो उसके लिए अपन बोलो कितना लिखते हैं, 0.35। क्लियर? तो इसके लिए निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 2 5, तो 5 गुणा 0.35। क्लियर? प्लस उससे भीतर वाला n-1 हो गया,
n-1 के लिए देखिए कितना लेते हैं 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो ये हो गया 2 गुणा 0.85। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1.75 प्लस ये देखना कितना हो गया 1.7। और अब इनको ऐड कर लें आप लोग। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू देखना कितनी हो जाएगी, ये हो गई 5, ये 4 एंड 3.45। क्लियर। तो ये इसका आवरण स्थिरांक आ गया। कैलकुलेट कैसे किया समझ में आया होगा। अब देखिए ये वैल्यू मेरी आ गई एस की, मुझे नाइट्रोजन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो वो बोलो अपन ने क्या कहा था, जेड इफेक्टिव बराबर बोलो क्या होता है जेड माइनस एस। अब जेड की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक बोलो कितना होता है 7। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान कितना आ गया 3.45। क्लियर। तो इसके लिए देखना जेड इफेक्टिव की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी 3.55 इज द आंसर। तो इस तरीके से अपन को निकाल लेना है। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही आप हर किसी के लिए निकाल लेंगे। अब देखिए मैं आपको एक डी वाला और बता देती हूँ। जेड इफेक्टिव कैसे निकालना समझ में आएगा। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला अपन ने लिखा था जेड माइनस एस। एस अपना था स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकाला वो आपको समझा दिया। उसको परमाणु क्रमांक में से घटा देंगे तो अपने पास में उसका क्या आ जाएगा जेड इफेक्टिव। तो नाइट्रोजन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान हो गया 3.45 और उसके लिए जेड इफेक्टिव का मान हो गया 3.55। क्लियर। देखिए अब एक डी वाला और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अब मैं बात कर लेती हूँ क्रोमियम में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन सभी को पता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में और 3d5। सबको पता है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम के लिए। क्लियर। देखें थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ 4s1। अब दिख रहा है सब बच्चों को। अब अपन को ग्रुप बनाने हैं, बना दीजिए। एक ग्रुप तो ये हो गया 1s, एक ग्रुप हो गया 2s एंड 2p। क्लियर। एक ग्रुप बोलो कौन सा हो गया 3s एंड 3p। डी का अलग से बनेगा और फिर बोलो किसका हो गया 4s। क्लियर। ये अपने ग्रुप बन गए। अब अपन को परिधि वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है 4s वाला। अब देखिए मेरे को 4s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। 4s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए रूल्स मैंने आपको समझाए थे s एंड p के लिए। अगर सेम में है तो उसके लिए कितना लिखते हैं 0.35। n-1 के लिए बोलो कितना करते हो 0.85। और अंदर के जो भी ऑर्बिटल्स कक्षक होते हैं उनके लिए कितना योगदान होता है 1 का। चलो सबसे पहले 4s में एक कितना इलेक्ट्रॉन है 1, उसका योगदान बोलो कितना होगा 0.35। क्लियर। प्लस उससे n-1। अब n-1 का मतलब है, देखो n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितनी है 4। क्लियर। तो 4 - 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब 3s 3p और 3d। ग्रुप हालांकि इनके अलग बने लेकिन काउंट आप इनको एक साथ भी करेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8
और 8 और 5 बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13। तो 13 गुणा कितना योगदान होगा 0.85 का, प्लस अब देखिए अंदर वाले जितने भी s के लिए n-2 n-3 जो भी होंगे उन सब का योगदान बोलो कितना होता है 1। तो ये हो गया n-2, ये हो गया n-3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 2 8 और 2 10, इनका योगदान बोलो कितना होगा 1। क्लियर। अब इनका योगदान 1 होगा, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 21.40। तो अगर आपको Z इफेक्टिव निकालना है तो क्या करेंगे Z माइनस S, और Z परमाणु क्रमांक बोलो कितना होता है 24 माइनस इसका S की वैल्यू कितनी आई 21.40। तो इसके लिए जो Z इफेक्टिव होगा उसकी वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी 2.60। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें और नहीं समझ में आए तो आप पूछ लें। क्लियर। ओके, थैंक यू। ये तो बात हुई प्रभावी नाभिकीय आवेश की। देखिए अब अपन बात करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल की। और पीरियोडिक टेबल में जैसे कि सब बच्चे जानते हैं वर्टिकल्स लाइन होती हैं पीरियोडिक टेबल में, ये जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये वर्टिकल्स लाइन होती हैं, इनको वर्ग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आवर्त कितने होते हैं 7, वर्ग कितने होते हैं 18, सब बच्चों को पता है। और आवर्त सारणी जो है वो कितने में कितने प्रकार के तत्व हैं 4 प्रकार के तत्व हैं S, P, D एंड F, सब बच्चों को पता है। और वर्ग संख्या 1 और 2 में कौन रहते हैं S ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं। 13 से 18 में कौन रहते हैं P ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं। 3 से 12 में रहते हैं बोलो कौन D ब्लॉक एलिमेंट। और D ब्लॉक के अंदर की तरफ वर्ग कौन सा होता है तीसरा, और आवर्त होता है छठा। ये है आवर्त और ये है वर्ग। तो तीसरे वर्ग में, छठे आवर्त में और 7वें आवर्त में F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं D ब्लॉक के अंदर की तरफ। और जो छठे आवर्त में होते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड, इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड। इतनी बात हर बच्चा जानता है पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए पीरियोडिक टेबल के इन तत्वों के गुणों में कुछ आवर्तिता पाई जाती है, पीरियोडिसिटी होती है। वो देखिए क्या होता है कि आवर्त सारणी में जब आप लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के गुण बदलते रहते हैं, अपन सब बच्चों को पता है। और अगले आवर्त में इन गुणों की पुनरावृत्ति होती है, इसे ही तत्वों की क्या कहा जाता है आवर्तिता। क्लियर। अब देखिए तत्वों के गुणों में परिवर्तन जो होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करते हैं। अब कुछ गुण जैसे कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या, उनके विकिरण संबंध, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक गुण, ये किस प्रकार से चेंज होते हैं इनका अध्ययन अपन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं परमाणु और आयनिक त्रिज्या। अब देखिए मान ये कोई मेरा परमाणु है और ये उसका संयोजी कोष है। क्लियर। और इस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो उसके नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी है, देखें परमाणु में ये केंद्र में कौन बैठता है नाभिक, तो परमाणु के नाभिक से उसकी जो बाह्यतम कक्षा है उसके बीच की जो दूरी होती है इसको अपन क्या कहते हैं परमाणु त्रिज्या। क्लियर। अब अपन को पता है कि ये परमाणु त्रिज्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्थिति अनिश्चित होती है, कभी नाभिक के निकट तो कभी दूर होता है। इसलिए नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोष की दूरी निश्चित नहीं होती है। इसके अलावा परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में भी नहीं होता, अतः किसी भी परमाणु की अपन त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके स्थान पर परमाणु त्रिज्या की कई कार्यकारी परिभाषाएं होती हैं, जिनमें से एक होती है सहसंयोजी त्रिज्या।
सह संयोजी त्रिज्या, ठीक है। और एक होती है धात्विक त्रिज्या। अपन परमाणु त्रिज्या नहीं पढ़ के इसको इन रूप में पढ़ेंगे। और एक होती है वॉन डेर वाल त्रिज्या। और इन त्रिज्याओं के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सहसंयोजी त्रिज्या की। और सहसंयोजी त्रिज्या नाम से ही पता पड़ रहा है, कोई भी दो परमाणु जो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। एक ही तत्व के अणु में विद्यमान दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। और इन दोनों परमाणुओं के बीच में एकल बॉन्ड होना जरूरी है। देखिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं, सहसंयोजी त्रिज्या बराबर बोलो क्या होगा, एक ही आबंध से या एक ही बंध से जुड़े एक ही तत्व के दो परमाणुओं के नाभिक की दूरी बटा 2। क्लियर? कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं 2 क्लोरीन ले लेती हूँ। एक क्लोरीन ये है मेरा और एक क्लोरीन ये, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना ऑर्बिटल्स की, ये इसका नाभिक और ये इसका नाभिक, और ये इनके बीच की हो गई अंतर्नाभिकीय दूरी। और इस अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा बोलो क्या कहलाएगा, सहसंयोजी त्रिज्या। तो ये मैंने इसीलिए डिवाइडेड बाय बोलो क्या कर दिया, 2। मान लीजिए अंतर्नाभिक की दूरी मैं R लेती हूँ, तो किसी एक क्लोरीन के लिए जब आप निकालोगे तो इसको क्या कर दोगे, R/2। क्लियर? ये तो हुई अपनी सहसंयोजी त्रिज्या। अब देखिए, एक होती है धात्विक त्रिज्या। नाम से ही पता पड़ रहा है, जो अपने धातु होते हैं वो धात्विक क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल में किन्हीं भी दो निकटतम आबंधित परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या। ये तो सहसंयोजी बंध से बंधित है। धात्विक क्रिस्टल में जो भी धातुएं होंगी वो धात्विक बंध से बंधित होंगी, तो उनके किन्हीं भी दो परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा अपन क्या कर देंगे, धात्विक त्रिज्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो ठोस सोडियम होता है उसके दो निकटतम सोडियम परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी होती है 3.72। ये मान ली दो जो ठोस सोडियम परमाणु हैं उनके नाभिक के बीच की दूरी। अब अगर अपन को धात्विक त्रिज्या निकालनी है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2। तो धात्विक त्रिज्या सोडियम परमाणुओं के लिए कितनी आ जाती है, 1.86 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ऐसे ही वॉन डेर वाल त्रिज्या। देखिए, वॉन डेर वाल त्रिज्या के बारे में आप लोग सब जानते हो कि वॉन डेर वाल जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके बीच में वॉन डेर वाल बॉन्ड पाए जाते हैं, बहुत ही दुर्बल बंध होता है। इसीलिए देखिए, अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठोस अवस्था में दो निकटवर्ती अणुओं के पास परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को उस परमाणु की वॉन डेर वाल त्रिज्या कहा जाता है। या मैं बोलूं, दो समान आइसोलेटेड परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। देखिए, मैं क्लोरीन ले लेती हूं, ठोस अवस्था में बंधित, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। क्लियर? अगर इनके दो नाभिकों के बीच की दूरी सहसंयोजी त्रिज्या, क्योंकि दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या। मैं एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेती हूं, देखिए, और ये भी यहाँ पे इनके ये अंतर्नाभिकीय दूरी आधा करोगे तो क्या हो जाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या। आइसोलेटेड है, एक दूसरे से बंधित नहीं है। तो देखिए, अबंधित अवस्था में दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतर्नाभिकीय दूरी। देखिए, यहां से यहां। क्लियर? सॉरी, नाभिक के बीच की दूरी लेनी है अपन को, ये रहा नाभिक इसका,
और इसका नाभिक बोलो क्या है, ये बीच में सेंटर में। तो ये जो दूरी होगी इसको बोलेंगे अबंधित अवस्था में दो अणुओं के, दो परमाणुओं के बीच की दूरी। और इस दूरी का जब आप आधा कर दोगे तो इसको बोलो क्या बोलेंगे, वैन डर वाल त्रिज्या। क्लियर। और क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए इसका मान होता है 1.86 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही मान लीजिए ये तो अणुओं के ऑर्गन है। ऑर्गन अपन को पता है निष्क्रिय गैस है, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। ये दो ऑर्गन के क्या हैं, परमाणु आइसोलेटेड है। इनके नाभिकों के बीच की दूरी अंतर्नाभिकीय दूरी, और इसका आधा कर दोगे तो बोलो क्या कहलाएगी, वैन डर वाल त्रिज्या। क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अपन को पता है जैसे जैसे अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते जाते हैं, जैसे मैं लिख लेती हूँ हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, ये तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। क्लियर। अब देखिए आप लोग इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और ये तो वैन डर वाल के निष्क्रिय गैसें हैं, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती। इनका आकार सबसे बड़ा होता है, साइज सबसे बड़ी होती है। इधर देखिए ये अपन आवर्त सारणी में किधर में जा रहे हैं, आवर्त में। लिथियम, लिथियम के नीचे देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्लियर। अब देखिए जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते जाते हैं वैसे वैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो आप देखिए लिथियम में इलेक्ट्रॉन जाता है 1s2 2s1, यहाँ पे जाएगा 2s2 हो जाएगा, फिर 1s2 2s2 2p1, फिर यहाँ पे 2p2, यहाँ पे 2p3 2p4 2p5। क्लियर। और ऐसे मैं फिल कर सकती हूँ। देखिए ये मेरा नाभिक, इसके चारों ओर ये बोलो कौन हो गया, 1s, ये हो गया 2s एंड 2p। 1s में तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब देखिए मैं बात कर लेती हूँ, ये तो है लिथियम में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2s1, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। बेरिलियम में देखना 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। बोरोन में 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, ऑक्सीजन में एक और बढ़ेगा और फ्लोरीन में एक और बढ़ेगा। क्लियर। तो आप देख रहे हो आवर्त में जैसे जैसे मैं बाएं से दाएं चल रही हूं वैसे वैसे इस कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्लियर। पहले एक इलेक्ट्रॉन था लिथियम में, बेरिलियम में 2 हो गए, बोरोन में 3 हो गए, 2s2 एंड 2p1, कार्बन में 4 हो गए। तो अपन को पता है नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल लगने की वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं नाभिक इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और इसीलिए साइज क्या होती जाती है, संकुचित। तो जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो तो साइज कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कोष में भरे जा रहे हैं और नाभिक पे उनका आकर्षण बल क्या लग रहा है, ज्यादा। और आकर्षण बल लगने की वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो यहाँ पे देखिए वर्ग में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे, ये 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, तो जैसे जैसे वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे वैसे वैसे नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएंगे और उनपे नाभिक का आकर्षण बल कम, और इसीलिए उनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। थैंक यू।